हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी का इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम केमिस्ट्री का है जैसे। तो बीइंग ए केमिस्ट्री टीचर मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाह रहा हूँ कैसे आप इन 4 दिनों में कैसे तैयारी करें। आपके पास आज का हाफ डे है, कल 25 पूरा है, 26 पूरा है, 27 पूरा है, तो अराउंड 3.5 डेज़ आपके पास है। ठीक है, तो 3.5 डेज़ में आप कैसे स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में है, टोटल 10 चैप्टर इस बार आ रहे हैं। तो आपका जो फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो पार्ट स्टार्ट करिए जो आपका सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस जिसमें हो रखी है। ठीक है, सपोज़ किसी का ऑर्गेनिक अच्छा है तो पहले ऑर्गेनिक कर लीजिए आप आज का आधा दिन और कल का पूरा दिन, 1.5 दिन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। चलिए मैं बताता हूँ उनके लिए जिनका जो ऑर्गेनिक है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो स्टार्ट करें फिजिकल से। और फिजिकल में जो टोटल चैप्टर हैं वो कितने आ रहे हैं आपके। पहला आ रहा है सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा कौन सा आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। दीज आर द 3 चैप्टर्स ऑफ फिजिकल विच यू हैव टू प्रिपेयर। तो सॉल्यूशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सॉल्यूशन में आप आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन सबसे पहले आप लगाइए मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इन 3 न्यूमेरिकल्स का पहला टॉपिक आप करेंगे। ठीक है, इन 3 न्यूमेरिकल्स का जो पहला टॉपिक है वो करना है। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसकी जो यूनिट होती है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हैं, गिवन मास जिसको W2 कह रहे हैं, उसका मोलर मास M2 अपॉन उसकी वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। अगर वो लीटर में नहीं है तो आप इंटू क्या करेंगे, 1000 करेंगे। यूनिट होती है मोल पर लीटर, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी की बात करें, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो ऐसे ही निकलेंगे जैसे हम मोलैलिटी में निकाल रहे थे, और नीचे यहाँ आपको क्या रखना है, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में होना चाहिए, केजी में। यूनिट होती है मोल पर केजी। थर्ड हम बात करें मोल फ्रैक्शन, डिनोट करते हैं एक्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कॉम्पोनेंट। सपोज 2 कॉम्पोनेंट का सॉल्यूशन बनाए तो एक कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल्स N1 प्लस N2। हमेशा याद रखें, अगर हम फर्स्ट कॉम्पोनेंट का निकाल रहे हैं तो X1, अगर हम X2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। X1 प्लस X2 जो है उसकी वैल्यू आप हमेशा क्या लेंगे, 1। ठीक है, ये एक से ज़्यादा नहीं होती है। सेकंड टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, सेकंड टॉपिक आप पढ़ेंगे बच्चों हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे। क्या होती है हेनरीज लॉ की डेफिनेशन, हेनरीज लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोल्यूट इन द गैस। जो आपका जो मोल फ्रैक्शन है, जो मोल फ्रैक्शन है गैस का, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन और उसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो हमने लगाया इसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, इसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ के साथ साथ इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको जरूर करनी है। ठीक है, कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं, जब हम कहीं हाइट पे चढ़ते हैं तो हमें जो है सांस लेने, ब्रीथिंग में बड़ी दिक्कत क्यों होती है। ठीक है, जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब वो अंडर सी वाटर जाते हैं तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये सब आपने लिख रखी हैं, इसको आप पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, थर्ड टॉपिक आइए। थर्ड टॉपिक में आप पढ़ेंगे रोल्स लॉ। रोल्स लॉ कहता है कि जो पी टोटल है वो इक्वल टू होगा P1 प्लस P2। सपोज 2 कंपोनेंट, P1 को आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, ये होता है P1 नोड X1 प्लस P2 नोड X2। आपको पता है X1 प्लस X2 का वॉल्यूम इक्वल टू 1 होता है, तो X1 की वैल्यू निकालें 1 माइनस X2, तो यहाँ आप क्या कर लें, X1 निकाल लीजिए 1 माइनस X2 प्लस P2 नोड X2। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपकी निकल के आती है आप इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो जो रोल्स लॉ है, रोल्स लॉ क्या कहता है, रोल्स लॉ कहता है कि जो पी टोटल है इट इज इक्वल्स टू द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर। ठीक है,
रोल्स लॉ को जो ओबे करे उसको आप क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, और जो रोल्स लॉ को ओबे ना करे उसको क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी, जो रोल्स लॉ को ओबे करे। अब आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल होने के लिए देयर मस्ट बी सम 4 पॉइंट्स कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0, मतलब वहाँ से जो हीट है ना तो बाहर निकले और ना ही वहाँ एब्जॉर्ब हो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, जो आपकी वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट कॉम्पोनेंट्स को मिलाने से पहले और उन इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट के मिलाने के बाद आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो आपका कंपोनेंट में अट्रैक्शन है जो कंपोनेंट्स के अंदर, दैट मस्ट बी इक्वल। मतलब अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें सिर्फ 1 टाइप का कंपोनेंट डालें तो 1 के बीच का कंपोनेंट का इंट्रैक्शन, 2 अलग में एक दूसरा सॉल्यूशन बनाया जिसमें सिर्फ सारे सेकंड कंपोनेंट हैं, और एक कंपोनेंट बनाया सॉल्यूशन बनाया जिसमें P1 + P2 दोनों हैं, तो मतलब 1 और 2 दोनों कंपोनेंट हैं, तो 1 के बीच का इंट्रैक्शन 2 के बीच का और 1 के बीच का, दैट मस्ट बी इक्वल। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब नॉन आइडियल में क्या होगा, या तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल नहीं होगा 0 के, या वॉल्यूम इक्वल नहीं होगा 0 के। अब जब इक्वल नहीं है 0 के तो या तो 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है। तो इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में 2 डेविएशन आते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जब डेल्टा एच और डेल्टा वी की वैल्यू 0 से क्या हो, ज़्यादा, और नेगेटिव कब, जब डेल्टा वी की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू 0 से क्या हो, कम। तो इसको आप डीप पढ़ के जाएं और इसके एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो रोल्स लॉ में एक छोटी सी डेफिनेशन और बनती है, तो आप उसको भी पढ़ लें। उसको कहते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, एजियोट्रॉप एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, और उन दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था अलग अलग, वो क्या था, अलग अलग था। तो लेकिन जैसे ही वो मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बना दिया जिसको एजियोट्रॉप कह रहे हैं, अब वो सॉल्यूशन एक कांस्टेंट बॉइलिंग पर ही बॉइल हो रहा है, तो उसको सॉल्यूशन क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप। इसके एग्जांपल्स आप पढ़ के जाएं, नोट्स में सब कुछ लिखे हैं अच्छे से। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच यू हैव टू प्रिपेयर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ 100% आपको पता होता है कि 100% एक न्यूमेरिकल यहाँ आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 होती हैं, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से याद करना है आपको। RLVP की बात करें, RLVP का फॉर्मूला क्या होता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो मतलब P1 नोड माइनस P अपॉन P1 नोड, उसको रिलेट करा ओरिजिनल से, इक्वल टू x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब याद रखें, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया है, तो मतलब जो TF है वो ज़्यादा है और TF नोड कम है, ठीक है। और ये इक्वल टू होता है आपका KBM, M क्या है, मोलैलिटी, फॉर्मूला यहाँ रखा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बात करें, डिप्रेशन मतलब घटना, तो जो ओरिजिनल था वो ज़्यादा है, मतलब TF नोड, ये B है, B TB बॉइलिंग वाला है ना, TB, ये TF नोड माइनस TF इक्वल्स टू KF और M। अच्छा, KF का जो नाम है वो याद रखेंगे आप, KB का जो नाम है वो याद रखेंगे। इनको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको आपको इबिलिस्कोपिक कांस्टेंट और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है CRT, C मोलैरिटी होती है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोक देता है। अब आप कहेंगे ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस में आपको बता दूं इन शॉर्ट, आपने सपोज एक चैम्बर बनाया है जिसको सेपरेट किया है एक स्पेशल वॉल से जिसको कहते हैं SPM। यहाँ आपने प्योर सोलवेंट भरा है, प्योर सोलवेंट सपोज पानी, और यहाँ हमने एक सोल्यूशन भरा है, जैसे पानी में आप चीनी घोल लें, नमक घोल लें, कोई भी सोल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब ध्यान देना जरा, इधर जो सोलवेंट है, सोलवेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है इधर ज़्यादा है और इधर सोलवेंट आपका कम है, क्यों, क्योंकि इधर सोल्यूट भी मिला है सोलवेंट के साथ साथ, यहाँ प्योर सोलवेंट है, तो जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर से इधर जाना स्टार्ट कर देंगे, एंड दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। और ये जो आपके नीचे वॉल है बीच में, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को इधर से उधर पास होने के लिए अलाउ करती है, सोल्यूट को नहीं करती है,
ठीक है। इसी में डेफिनेशन आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन साइड ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे। ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस रिवर्स ऑस्मोसिस के हेल्प से ही हम क्या करते हैं, जो सी वाटर होता है उसको प्योर करते हैं। तो सी वाटर मतलब पानी और नमक घुला हुआ, ये सॉल्यूशन, और इधर आपका पानी अलग हो जाता है, उससे इधर सॉल्ट बच जाता है। ठीक है, हो जाएगा। ऑस्मोसिस के जितने भी एप्लीकेशन आपको लिखा रखे हैं वो एप्लीकेशन आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें बात करें तो इसमें एक वांट होफ फैक्टर भी होता है। तो वांट होफ फैक्टर क्या करता है, वांट होफ फैक्टर डिनोट करते हैं आई से। तो आपका क्या होता है, आई को कैसे आप डिनोट करें, देखो आई को आप, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl है, इट विल डिसोसिएट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो आयन में टूट गया है, तो आई की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे आप, 2। या फिर कहीं डाइमराइज हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगी, हाफ। तो आई का ज़्यादा वो नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन इसके जो स्पेशल न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतना सब कुछ कर लें, उसके बाद फिर आप NCERT उठा के उसमें अगर टाइम बचता है तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सबसे पहले पढ़नी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको जरूर पढ़नी होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, 2 सॉल्यूशन होते हैं। वो आपके जो इलेक्ट्रोड हैं वो कनेक्टेड होते हैं बैटरी से, उन्हीं के साथ साथ यहाँ साल्ट ब्रिज होता है। सबकी वर्किंग आप याद रखें, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होता है लेफ्ट में और निगेटिव होता है, याद रखेंगे। जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है आपका उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ उसी को एनोड कहते हैं, और वो निगेटिव होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जैसे सपोज करिए आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इस तरह से है, जिसमें कॉपर जो है वो कॉपर प्लस खाली सिंपल कॉपर जो है वो कॉपर +2 में एनोड दिखा रहे हैं ना। एनोड का मतलब क्या होता है, जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड साइड होगा। ठीक है, बीच में जो सॉल्ट ब्रिज है उसको ऐसे दिखाना होता है, और जो आपका राइट साइड में कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है बच्चों कि आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ 2 हम ले लेंगे Ag के, और ये क्या बन जाएगा, Ag। Cu से Cu+2 बना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ 2 लिया है, इसलिए इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको न्यूमेरिकल में दी रहेगी, जैसे इसकी एक्वस सॉल्यूशन की, जितने भी एक्वस सॉल्यूशन है उनकी आपको दी रहेगी। चलिए आगे बात करें। इसी में आपको याद रखना होता है कि आप इसमें जो यूज़ करेंगे वो हमेशा यूज़ करेंगे बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल। आपको जो यहाँ यूज़ करना होता है वो क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करने हैं, सभी के रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करने हैं। आपको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई दिया भी है, कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या क्या दिया है, तो अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए और उसमें लिख दिया जाए 2.6 वोल्ट करके, ऐसे जैसे अगर सपोज कर लो 8.6 दे दिया जैसे, तो ये आपका क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप इसको उल्टा कैसे करना है, सिर्फ ऐसे लिखना है और ये माइनस लगा देना है, तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। ये याद रखना, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया होगा तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले रिडक्शन पोटेंशियल में। ई सेल, ठीक है, या ई नोड सेल की बात करते हैं। ई नोड सेल क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इसमें आप क्या याद करेंगे, इसमें आप लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, या आप इसको क्या कह सकते हैं, राइट में कैथोड हुआ था, लेफ्ट में एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे इसको। इसके बाद नर्स्ट इक्वेशन पे 100% क्वेश्चन आता है, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड। ये आप भूले ना कि अगर कैथोड और एनोड की
जो आपकी आयंस हैं अगर वो उनके बाहर कोई नंबर लिखा है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आपको स्क्वायर या क्यूब जो भी आपकी होगी वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम पे ई सेल जो होता है वो 0 होता है, तो इक्विलिब्रियम पे ई नोड सेल नस्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 0.059 अपॉन एन, एन लो इसको मैं के सी कह देता हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको नस्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल यहाँ से 100% मिलेगा, तो ये आपको बिल्कुल ज़रूर से करके जाना है। क्वेश्चन आता है डेल्टा जी नोड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों एन एफ ई नोड सेल। अच्छा, ई नोड सेल आपने भी देखा कैसे निकालना है। एफ होता है यहाँ फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 96500, और एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब आगे बात करें अगर, तो इसका एक और फार्मूला भी है, इसके एक जो दूसरा फार्मूला है उसमें आप याद रखेंगे जो ई नोड सेल है, ई नोड सेल की जो हमने अभी वैल्यू पीछे इक्विलिब्रियम पे निकाली थी उसको अगर मैं यहाँ यूज़ कर दूँ तो ई नोड सेल क्या था 0.059 अपॉन एन log के सी। ठीक है, तो मैं इसमें लिख के देखता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ई नोड सेल की वैल्यू रखी हमने 0.059 अपॉन एन log के सी। ठीक है, इतना बन गया। अब इतना बनने के बाद अब मुझे एक बात बताओ 0.059 अगर आपने डीप पढ़ा हो थोड़ा, तो ये कैसे आपका कैलकुलेशन जो है बनी थी, तो जो इसकी कैलकुलेशन है वो कैसे बनी थी वो देखना है माइनस एन एफ। तो 0.059 के इससे बनती थी 2.303 इंटू यहाँ आर था टी था अपॉन एन एफ लोग के। तो एन एफ से एन एफ पूरा आप काट दीजिए तो ये क्या बनता है माइनस 2.303 आर टी लोग के सी। ठीक है, तो ये डेल्टा जी नोड की आपकी क्या हो जाएगी दूसरी फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये इस तरह से भी यूज़ करना हो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर, फॉर्मूला होता है रो एल ए। ठीक है, ये रो है, इसको एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इसमें ही दूसरी आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किससे डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस डिनोट करते हैं आप जी से। इसमें यहाँ घबराए ना, कई बार बच्चे कंडक्टेंस को सी समझ लेते हैं, ये होता है 1/r। तो आर की जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी। देखो रजिस्टिविटी क्या होता है, ये आर, ये जो रो होता है रो, इसको आप क्या कहते हैं रजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं एक नई टर्म से जिसको कहते हैं कापा, और ये होता है इक्वल टू 1/रो, मतलब रजिस्टिविटी का उल्टा। रजिस्टिविटी का उल्टा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट में आप बिल्कुल भी घबराएं ना। रेजिस्टेंस मतलब आर, आर की जो यूनिट है वो क्या होती है ओम, तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी ओम इनवर्स उल्टा उसका। ठीक है, अब रजिस्टिविटी की यूनिट जब आप निकालेंगे तो ये ओम है, एरिया की मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, तो मीटर स्क्वायर मीटर कट गया तो क्या हो जाती है रजिस्टिविटी की ओम मीटर, और इसका उल्टा करना है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स क्या होता है, ओम इनवर्स को याद रखेंगे, एक और टर्म से यूज़ करते हैं साइमन, तो ये आपकी क्या हो जाएगी साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी। इसी में एक टर्म और आती है बच्चों, इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को जी स्टार से डिनोट करते हैं और ये इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन ए। तो जो आपका कापा वाला, यहाँ ध्यान देना जरा, कापा वाला जो फॉर्मूला है कापा इक्वल्स टू 1/रो, और रो की वैल्यू क्या होगी आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल, तो एल अपॉन आर ए बन जाएगी, इसमें रो की वैल्यू रखेंगे हम, तो एल अपॉन ए क्या है जी स्टार, तो कापा इक्वल्स टू क्या हो जाएगी जी स्टार अपॉन आर। ठीक है, तो जी स्टार का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा एक और कापा इंटू आर, कापा इंटू आर। ठीक है, कापा की यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और आर की यूनिट क्या होती है ओम, तो ओम से ओम इनवर्स कट जाएगा, खाली क्या आ जाएगी मीटर इनवर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आएगी मीटर इनवर्स। तो ये फॉर्मूले आपको इस तरह से याद रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट वो आता है, इसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम का फॉर्मूला बता दीजिए के अपॉन सी, के अपॉन सी।
अगर मीटर इन्वर्स में दिया है तो आपको इंटू 1000 नहीं करनी होती है, लेकिन अगर कंडक्टिविटी आपको ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स में दी हो तो आप इसमें क्या करेंगे, कापा अपॉन सी इंटू 1000 करेंगे। ठीक है, यूनिट आप इसके निकाल लेंगे। यूनिट देखो क्या कैसे निकलेगी। यूनिट जब आप इसकी निकालेंगे तो इसकी आपको पता है इसकी क्या होती है, अगर हम यहाँ बात करें तो इसकी आपकी होती है ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स, अगर हमने सेंटीमीटर में लिया है। और जो सी होता है आपका वो क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। अब लीटर में और आपका जो सेंटीमीटर होता है, ठीक है, तो यहाँ 1 लीटर में होता है 1 डेकामीटर की क्यूब। ठीक है, अब मैं बता दूँ आपको कि 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 डेकामीटर। तो आपका यहाँ से अगर हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में इक्वल करें तो 1 लीटर आप कह सकते हैं 10 की पावर क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप यहाँ देखना, ध्यान से बात सुनना। तो यहाँ जो आपका फॉर्मूले में आपका इस वाले में यहाँ देखो, जो यहाँ पे आपकी यूनिट निकल के आएगी वो आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स, यहाँ से एक सेंटीमीटर इन्वर्स था और इसका आपका है सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या बच गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में आपके पास जो होता है उसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम नोड से। तो ये है किसी भी मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब उसमें बहुत ज़्यादा आपने क्या कर दिया है, पानी मिला दिया है, उसको डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, लैम्डा नोड एम इसको कहते हैं। इसको जो निकालने का तरीका होता है वो आता है आपका कोलरॉस लॉ से। कोलरॉस लॉ कहता है कि जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें NaCl है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, और अगर यहाँ कुछ आयंस हों तो वो आपके स्टोइचोमेट्रिक भी यूज़ होते हैं। तो कोलरॉस लॉ को आप पढ़ के जाएंगे इसके लिए। इसके बाद आगे एक टर्म आती है जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से। और अल्फा की वैल्यू होती है बच्चों लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नोड एम। इसके बाद एक टर्म आती है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट डिनोट करते हैं के ए से, तो के ए इक्वल टू आता है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा क्या है वो आप देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये आप अगर आपके लिए टॉपिक नया हो तो इसको एक बार बस थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस देख करके भी आप जा सकते हैं, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे के जो लॉ हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के वो आप बिल्कुल पढ़ करके जाएंगे। तो फैराडे के 2 लॉ थे। ठीक है, उन दोनों लॉ को आप डीपली पढ़ के जाएंगे। उनके जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं वो आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है थ्योरी का वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इसमें एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द बैटरीज एंड सेल्स भी आप पढ़ के जाएंगे। प्राइमरी बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, तो वो भी आप पढ़ के यहाँ ज़रूर जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम सिर्फ 3 चैप्टर के यहाँ टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का होता है आपके पास माइनस dr/dt विच इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस प्लस dp/dt। अब r क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्टेंट। ये है रेट ऑफ प्रोडक्ट जो इंक्रीज़ हो रहा है और ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए माइनस यहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें बात करें। दूसरा आपका आता है रेट लॉ। रेट लॉ की डेफिनेशन भी पढ़ के जाएं। डिनोट करते हैं आर से, इक्वल टू होता है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर जितनी भी आपके पास है, सपोज ए है और सपोज बी है, 2 रिएक्टेंट हैं और उनकी जो पावर लेंगे आप वो
जैसे मैं जनरल इक्वेशन ले लूँ, यहाँ हमने इक्वेशन ली ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी और इससे हमने बनाया सी कैपिटल सी टी कैपिटल डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। वाई इट इज एक्स एंड ए आर नॉट इक्वल टू ए एंड बी बिकॉज दीज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वो इक्वल हो सकते हैं बट आप देख करके नहीं बता सकते। चलिए थर्ड हमें इसमें क्या करना होता है, नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। देखो उसका जो डेरिवेशन है वो आज तक नहीं आया। तो आपके पास ऑर्डर होता है, जैसे ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, जो इनकी पावर होती है इनका सम x प्लस वाई, ये आप देख करके बता सकते हैं। अगर सिर्फ आपको ये पावर दी है और पूछा हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा तो n जो आएगा x प्लस वाई आएगा और उसी को ऑर्डर कहते हैं। उसी में एक टर्म आती है बच्चों मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में जो डिफरेंस है वो आपको एक बार पढ़ के जाने हैं। ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेटेड। इसी में एक और डेफिनेशन है, कई बार पूछी गई है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे, सूडो का मतलब याद रखेंगे आप, इसका मतलब होता है फेक। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है देखने में हमें सेकेंड ऑर्डर की लगे पर होती किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन में क्या होता है कि दो जैसे आपको रिएक्टेंट दिए हैं तो उन दो में से एक का जो रिएक्टेंट है उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है, तो सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा तो रेट लो में वो फर्स्ट ऑर्डर की दिखेगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपके पास जब फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन के लिए आप इंटीग्रेट करके निकालते हैं तो वो क्या आता है इक्वल, ध्यान दें ज़रा, वो आता है t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे आता है लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल अपॉन फाइनल, t इक्वल टू 2.303 के लोग आर, ठीक है, अपॉन आर नोट अपॉन आर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही हम इसका हाफ लाइफ भी निकाल देते हैं। हाफ लाइफ इसका जो आएगा वो क्या आएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, ये टी हाफ है, याद रखेंगे हमेशा। जब भी न्यूमेरिकल में आपको अल्फा डीके करके कोई दिया होगा तो हमेशा याद रखें फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, बिना दिए भी आपको उसको फर्स्ट ऑर्डर की ही लेनी है। जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लेनी है, आर नोड माइनस आर अपॉन के। ठीक है, और इसके लिए जो टी हाफ है वो आपका आता है आर नोड अपॉन 2k, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में इसके ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांस नहीं होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में और क्या पढ़ना होता है, केमिकल काइनेटिक्स में आप कोलिजन थ्योरी का हल्का सा एलिमेंट्री आइडिया ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं डीप, सिर्फ हल्का सा एलिमेंट्री आइडिया ले सकते हैं। कोलिजन थ्योरी में जो आपका फॉर्मूला होता है लोन K1 अपॉन K2, जो कहाँ से आया है, अरहेनियस इक्वेशन से आया है। अरहेनियस इक्वेशन क्या कहती है, अरहेनियस इक्वेशन कहती है K इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और देन लोग लेते हैं, लोग K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू आता है आपका ए अपॉन आर 1 अपॉन, इधर T1 लेंगे और इधर T2 आएगा। ठीक है, तो ये आपको हल्का सा एलिमेंट्री इसका याद रख के जाना है, डीप इसमें आपको कोई पूछने का नहीं, लेकिन हाँ इस पर न्यूमेरिकल आने के चांस कभी कभी होते हैं, तो आपको फॉर्मूला ज़रूर पता होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 चैप्टर्स। इतना कर जाओगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा आपका जो आपसे चूक जाए, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है चूकने का। तो सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले बच्चों आपको स्टार्ट करना है फिजिकल से। तो सॉल्यूशन में ये आपको टर्म्स पढ़नी है, वीडियो को ध्यान से देख लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बचे हुए कुछ पोर्शन हैं, फैराडे लॉ वगैरह हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आपको ये सब पढ़ना है।
ठीक है। तो केमिकल एनालिटिक्स में आपको ये सब पढ़ना होता है। तो इस तरह से आप